स्टोरी में सोल खोजना एक पत्रकार के लिए किस तरह से आता है और कैसे एक कहानी में संवेदना खोजी जाती है? क्या संवेदना खोजना जरूरी होता भी है या फिर कहानी जरूरी होती है? संवेदना तो आ ही जाएगी। दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करती हैं अंजुम। हम लोग जिस न्यूज़ रूम में काम करते हैं, अगर ललन टॉप की बात करें तो 100-125 लोग हैं। इंडिया टुडे हिंदी की बात करें तो 15-20 लोग हैं। और खबरें तो दिन भर आती हैं, बहुत सारी आती हैं। तो आपको एक फ़िल्टर लगाना पड़ता है। बहुत सारे फ़िल्टर लगाते हो ना, आपकी ये देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है क्या। हो सकता है कि COP28 में कोई रेजोल्यूशन पारित हुआ हो जो बहुत ज़रूरी है, पर क्या हम उसको बता पाएंगे और हम अपनी ऑडियंस के लिए अभी इस समय कितना ज़रूरी, क्योंकि आपको उतनी ही दिन में 20, 30, 40 खबरें करनी है। और तब आप ये सोल और सेंसिटिविटी इन दोनों ही फिल्टर्स को अप्लाई करते हो। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैं विज्ञान पढ़ूं तो ऐसी विज्ञान पढ़ूं कि एक अच्छा सा स्टोव बना सकूं। दैट वॉज माई लास्ट गोल, कि एक ऐसा स्टोव बना सकूं जो फटे नहीं, क्योंकि लगभग रोज अखबार में लिखा होता था कि स्टोव फटने से नवविवाहिता की मौत। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, आसमान में पहुंच गई है, चांद पे पहुंच गई है, एक स्टोव ऐसा नहीं बना पा रहे हैं जो फटना बंद हो जाए तो न्यूली वेड मरे नहीं। बाद में समझ में आया कि दहेज की वजह से या दूसरी वजहों से मारी जाती हैं, ठीक बात, और स्टोव फटने का बहाना किया जाता है। फिर एक हम लोग पढ़ते थे कि करंट लगने से भैंस की मौत। ये बड़ी कॉमन खबरें हैं। तो लगता था कि ये कैसे तार घूम रहे हैं जो भैंस की ऊंचाई पे घूम रहे हैं, कैसे लग गया भैंस को करंट। क्योंकि हमें आपको लग सकता है यार ये तो बहुत सामान्य सी खबर है ना, पर जिसके जीवन में जिसके घर की जीविका उस एक भैंस से मिलने वाले दूध से चलती है, उसके लिए बहुत बड़ी खबर है। तो कहानी हर जगह है। जो बहुत छोटी सी सिंगल कॉलम की खबर है उसमें भी कहानी हो सकती है। हम लोग अपने न्यूज रूम में एक एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज कुछ यूं है, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं आपको। कि बीती शाम सेक्टर 16 में एक महिला की चेन स्नैच करके 2 बाइक सवार ले गए। बस इतनी खबर है। तो ऐसी खबरें, इसको पेटी क्राइम बोलते हैं, बहुत देखते हैं हम लोग। इस खबर को कितने ढंग से लिखा जा सकता है? क्या इस खबर को लिखते वक्त उस पूरे अर्थशास्त्र की बात की जा सकती है जिसमें हमने एक धातु में सबसे ज्यादा वैल्यू आरोपित की, विच इज गोल्ड, इसीलिए तो खींचा गया ना। बिल्कुल। क्या हम लोग हाइड्रोकार्बन की पूरी जर्नी पे बात कर सकते हैं जिसकी वजह से वो फ्यूल इग्नाइट हुआ, जिसपे वो बाइक पे बैठे और उन्हें ज्यादा गति हासिल हुई? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि एक व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति धावक की तरह दौड़ता हुआ आया स्प्रिंटर और खींच के ले गया। बहुत रेयर होता है, पान सिंह तोमर जैसा। फिर एक हो सकता है कि ये जो चेन स्नैचिंग होती है तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, बेरोजगारी है, पेटी क्राइम में क्यों है? इसको मैं आपको कितना ही विस्तार दे सकता हूँ। आभूषण हम क्यों पहनते हैं, एक आप मेडिकल एक्सपर्ट से बात करो कि गर्दन में इस तरह की मोच आती है तो कितना खतरनाक हो सकता है। और ये यहाँ तक जा सकता है कि इवोल्यूशन के क्रम में गर्दन की जरूरत कब पड़ी प्रकृति को। ठीक। तो यू कैन गो टू एनी डायरेक्शन। आपको तय करना है कि आपको उसमें चाहिए क्या। हाँ, कब कौन सी कहानी को बांचना है। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए भी किया कि सोल 2 तरीके से संवेदना हो सकती है। मसलन सड़क है, सड़क पे गड्ढा है, वो गड्ढा कई लोगों को तंग कर रहा है आने जाने में। एक आपके लिए वो स्टोरी हो सकता है, आप उसमें संवेदना क्या तलाशेंगे या आप पर है। और एक संवेदना हमने कोविड के समय की स्टोरीज में देखी। तो एक पत्रकार को किस तरफ ज्यादा टिल्ट होना चाहिए, खबर बनाने में या खबर के भीतर संवेदना खोजने में? बोथ। सामान्य दिन है जिसको हम लोग, कभी कभी ऐसा होता है ना, घटनाएं कम हो रही होती हैं, तब आप अपनी स्पेशल स्टोरीज निकालते हो। हम सारे लोग तो सामान्य दिनों में आप इस तरह की चीजें कि सड़क पे गड्ढे, ये वो एक असाधारण समय था जिसमें हमारे देश का मेडिकल सिस्टम पूरी तरह एक्सपोज हो गया था एंड एवरीबडी वाज हेल्पलेस। तब आप और ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि तब आप दुख की, करुणा की, अक्षमता की, लापरवाही की, मिसमैनेजमेंट की और फिर मैनेजमेंट की भी, कर्तव्य की लापरवाही, हर तरह की कहानियां कहते हो। और बात जब जीवन की आ जाती है तब आपको संवेदनता ज़्यादा दिखती है। क्योंकि अदरवाइज मैं आपको आंकड़े बताऊं सामान्य से, मैं आपसे कहूं कि इस बरस दलहन का उत्पादन बढ़ा है लेकिन दलहन का औसत मूल्य उतना नहीं बढ़ा है, तो आप कहोगे ठीक है। मैं इसमें आपको आंकड़ा दे दूं कि इतने मीट्रिक टन ज्यादा हुआ। मैं आपको 3 परिवारों की कहानी सुना दूं, एक बुंदेलखंड का हो सकता है, एक विदर्भ का हो सकता है और एक पंजाब का हो सकता है, दलहन का। और इस रेट के घटने बढ़ने ने या ज्यादा जोत में वो चीज बोई जाए उसके लिए उन्होंने कितने लोन लिए, कौन से बीजों का इस्तेमाल किया। अगर मैं किरदार और कहानियों के जरिए ये बताऊं तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक बात। इसलिए हम लोग ये बात कहते भी हैं कि हर आंकड़े के पीछे
हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक आत्मा है, एक जीवन है, और तब वो प्रभावी भी हो जाता है बात पूरा। सौरभ, इसी संवेदना, इसी सोल के लिए साहित्य पढ़ना एक पत्रकार के लिए कितना जरूरी है? उतना ही जितना सांस लेना जरूरी है। हाँ, आप पढ़ेंगे नहीं तो आप लोगों को कैसे पढ़ पाएंगे, भाषा के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर कैसे समृद्ध हो पाएंगे, और फिर आपका कथन कैसे प्रभावी रहेगा, बिकॉज यू वांट टू बी अ एबल, गुड एंड सार्थक कम्युनिकेटर। तो मेरे लिए तो ये अनिवार्य जैसा है। शिकायत ये रहती है तमाम लोगों को कि पढ़ें कब? एक हफ्ते में 14 स्टोरीज करनी है, 15-15 स्टोरी फाइल करनी है, समय कब मिले? तो कैसे पढ़ा जाए? ये शिकायत तो मुझे भी खुद से रहती है कि जितना मैं पढ़ना चाहता हूँ उतना नहीं पढ़ पाता हूँ। ये जवाब मैं आप लोगों से ज़्यादा अपने आप को दे रहा हूँ। थोड़ा सा समय प्रबंधन बेहतर करना पड़ेगा, फ़ोन से थोड़ा और दूर रहना पड़ेगा, और थोड़ी सी एकात्मता ज़्यादा लानी पड़ेगी, लोभ घटाना पड़ेगा। सब किताबें तो नहीं पढ़ सकते हैं, पर कुछ किताबों को मन से पढ़ लिया जाए। अभी क्या लोभ रहता है कि जब पढ़ रहा होता हूँ उसी समय संगीत भी लगा लेता हूँ, पर ध्यान, एकाग्रता, जो मैंने एकात्मता शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया। तो अब मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंटल पे स्विच हो जाता हूँ, वोकल्स हटाई देता हूँ कि ध्यान ही ना जाए उस हाँ, ध्यान ना जाए, संतूर बजे, बांसुरी बजे, कुछ और बजे। यू विल हैव टू डेवलप लस्ट फॉर रीडिंग। मैं बहुत सोच के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आदमी अपने लोभ के लिए या लस्ट के लिए बहुत जतन कर लेता है, बहुत रास्ते निकाल लेता है। यही सवाल है, लोभ पाला कैसे जाए? क्योंकि हम जिस पीढ़ी में हैं, आप और हम लोग जिस समय में बड़े हो रहे हैं, वो एक ऐसा दौर है जब हम रील और रीडिंग की संधि पर खड़े हैं, जहाँ पर हमें 59 सेकंड की रील भी देखनी है और जहाँ पर हमें 590 पृष्ठ का उपन्यास भी पढ़ना है। तो नई पीढ़ी इन दोनों के बीच में सौरभ संतुलन कैसे पैदा करेगी? रील से कैसे रीडिंग की तरफ कैसे जाया जाए? अब देखिए भाई साहब, रील तो मैं भी देखता हूँ अब झूठ क्यों ही बोलूं, और कुछ रीलें बड़ी मजेदार भी होती हैं। पर रीलों से जो सुख मिलता है वो बड़ा स्थायी नहीं होता, बड़ा अस्थिर किस्म का होता है। मुझे कतई ध्यान नहीं कि मैंने आज सुबह फ्लाइट में बैठते बैठते कौन सी रीलें देखी। किताबों का सुख स्थायी होता है। कुछ दिनों पहले टाइम मैगजीन में मैंने एक 2 पन्ने का फीचर पढ़ा। वो एक देवी जी थी, अमेरिका में रहती हैं, ऑस्टिन या बॉस्टन में है अभी। शी इज़ अ राइटर एंड एस्पायरिंग फिल्म मेकर, और उनके बॉयफ्रेंड रहा करते थे शिकागो में। तो अपने बॉयफ्रेंड की संगत में और उनके प्रेरित करने पे वो विपश्यना के कैंप के लिए चली गई, जो कि अमेरिका में ही कहीं हो रहा था। 3 रोज बाद उन्होंने अपने आप को एक कमरे की कतार के बाहर पाया, जहां 2-3 और लोग थे जो विपश्यना करने गए थे। वो कमरा टॉयलेट था, टॉयलेट जाम था, और वो सब लोग, वो एक मशीन, वो कूपा सा आता है ना जो ऐसे वैक्यूम बनाता है जिसे साफ करते हैं, वो खोज रहे थे। एंड देन शी हैड टू स्पीक। तो विपश्यना का ये पहला नियम है कि आपको बोलना नहीं होता है। तो उन्होंने बोल दिया, तो उनको लगा कि वहाँ की पवित्र शांति भंग हो गई। फिर उनको लगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दैट। फिर उन्होंने तय किया कि वो वापस जाएंगी। इसको लेके उन्होंने अपने आप को बहुत जज किया। फिर वो बहुत सारे बुनियादी सवाल पूछती रही अपने से। फिर वो वापस गई, फिर उनका वो ब्रेकअप भी हो गया। वो इस पूरे प्रोसेस के बारे में लिख रही हैं 2 पन्ने में। इसको पढ़ना इतना इंसाइटफुल था ना, क्योंकि अंततः वो उस गिल्ट से फ्री हो गई। उन्होंने विपश्यना नहीं किया, पर अभी भी जब तक उनका मन करता है वो 20 मिनट के लिए मेडिटेट कर लेती हैं। तो हर आदमी अपने स्वधर्म की खोज में है। तो मैंने आपको कहा कि मुझे सुबह की रील याद नहीं है, ये 7 दिन पुराना एक 2 पन्ने का फीचर और उसका जिस याद है। तो जब हम रील से रीडिंग की तरफ जाते हैं तो हम अपनी स्मृति को ज्यादा स्थायी स्वर देते हैं। ठीक बात है। वो स्वर और व्यंजन ज्यादा काम आते हैं। तो मैं तो अपने तजुर्बे से यही कह सकता हूँ आप लोगों को कि रीलें देखो, बहुत मौज आती है। मेरा एक दोस्त है राम दुलेरा, वो रीलें बनाता है। तो मैं भी कई कमाल रील थे, पर वो बहुत तात्कालिक है, 2 मिनट 5 मिनट देख लिया एंड देन यू आर डन विद इट। बहुत कम ऐसी रील मिलेंगी आपको जिससे आपको पढ़ने का चस्का पैदा होगा। अक्षत भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी रील्स वायरल होती हैं, लेकिन अच्छा ये लगता है कि उसके बाद आप पढ़ाई की ओर जाते हैं कि उन्होंने लिखा कहाँ पर क्या है, तो आप उन किताबों की ओर जाते हैं। मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार इनकी रील देखी थी तो मैं इनकी किताब खरीदने गया था। मैंने कहा देखूं इन्होंने ये बात कही क्यों है, पौराणिक कथाओं के बारे में। फिर आपके भीतर वो समझने और जानने की इच्छा जागृत होती है, फिर आप पढ़ने की ओर जाते हैं। सौरभ, भाषा, यही रील भाषा पर प्रभाव डाल रही है। नई पीढ़ी की भाषा वैसी भाषा नहीं है जो पत्रकारिता की भाषा 90 के दशक में थी, या जिस पर प्रभाष जोशी काम कर रहे थे, या फिर जिस पर बाद में नवभारत टाइम्स ने काम किया। भाषा दिन पर दिन विकृत होती गई, ऐसा
पारंपरिक जर्नलिस्ट जो हैं हमारे, उनका मानना है। आप भाषा में वो देसी फ्लेवर लेकर आते हैं कि भाई लल्लन टॉप नाम रखा जाएगा, और वो लल्लन टॉप नाम होता है हिट। सवाल ये है कि उस भाषा में देसी फ्लेवर लाते हुए क्या सतर्क रहना की जरूरत है, या फिर जो अभिव्यक्ति का मन कर रहा है वो अभिव्यक्त करना चाहिए एक पत्रकार होने के नाते? शमशेर बहादुर की वो कविता है ना कि जिसमें वो कह रहे हैं कि बात दिल को लगे। भाषा का सबसे पहले और सबसे आखिरी में इतना ही कर्तव्य है और इतनी ही ज़रूरत है कि कोई कहे और जिसको कहे उसको समझ में आ जाए भाव की पूरी ऊष्मा के साथ। भाषाविद इसको लेके जो विद्वान भी हैं अलग अलग बातें कहते हैं, पर मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो नई पीढ़ी की भाषा को लेके रुदन करें। मैं वाकई ये चाहता हूँ कि किसी रोज़ संसद के बजट सत्र में अनुपूरक प्रस्तावों पर जो भाषण दिए गए हैं उन पे कोई लिखे और उसके लिखे की शुरुआत अशर के गाने से हो या टेलर स्विफ्ट के गाने से हो। क्यों नहीं हो सकता है? या ईश्वरी की फाग से हो। सही बात है। ठीक है, तो सिर्फ ईश्वरी की फाग इस्तेमाल करने से आप अतिरिक्त देसी हो जाएंगे, या अशर के या टेलर स्विफ्ट के गानों के बोल इस्तेमाल करने से आप अतिरिक्त अंग्रेज़ और भाषा की, क्योंकि वो भी तो अंततः भाषा है ना। किसी भी किस्म की समृद्धि रहे, व्यापकता रहे, और ठीक ठीक हम भीतर से जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा बोल पाएँ, ये बड़ा ज़रूरी है। भाषा में ये जोड़ घटाना हमेशा ही चलता रहेगा। ये आपके बजट वाली बात से ही मुझे मार्कंडेय काटजू का एक वो डिसीजन याद आ रहा है। इच्छा शक्ति यूथनेशिया पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना था और मार्कंडेय काटजू बैठे थे। तो जब उनका डिसीजन आया, आप उसको सर्च कीजिएगा तो उसकी पहली पंक्ति थी, मरते हैं मरने की आरजू में, मौत आती है पर नहीं आती। तो मिर्ज़ा गालिब की पंक्ति को कोट करके उन्होंने अपना फैसला यूथनेशिया पर सुनाया था। काटजू साहब इलाहाबाद की परंपरा से आते हैं, समृद्ध साहित्यिक परंपरा से। तो इसलिए आप जब हिंदी साहित्य की ओर मुड़ रहे थे और फिर पत्रकारिता की ओर मुड़े, ये शिफ्ट क्यों आया सौरभ, कि साहित्य पढ़ते पढ़ते मन किया कि अब पत्रकारिता करते हैं? सही जवाब दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अब इतने सारे लोगों के सामने सच ना बुलवाओ। एनीबडी हु इज ग्रोइंग अप, है ना, ये बाद में होता है। लोग सफल हो जाते हैं तो सुंदर कहानियाँ, प्रेरक कथाएं गढ़ लेते हैं अपने जीवन के बारे में। एक ही मकसद होता है कि एक सम्मानजनक नौकरी हो जाए या काम हो जाए, और वो ऐसा हो जो आपके मिजाज से मेल खाता हो। जब हम हिंदी पढ़ रहे थे तो हमको पता चला कि हिंदी का मास्टर बनने के लिए हिंदी आने के अलावा भी बहुत कुछ आना चाहिए। आपके गाइड कौन है, किसके अंडर में पीएचडी की है, किसको जानते हो, बोर्ड में कौन बैठा हुआ है, आदि इत्यादि। जेएनयू के हो कि डीयू के हो कि बीएचयू के हो, वगैरह वगैरह। घिसाई बहुत थी, हमको लगा ये हमसे ना हो पाएगा, तो इसलिए एकेडमिक्स की दुनिया में नहीं गए। धैर्य भी बहुत मांगता है एकेडमिक्स। मैं वृत्ति से कुछ अधीर किस्म का आदमी हूँ। अनुशासन जो एकेडमिक्स मांगता है उसकी कमी थी कुछ। तो हमको निकलना था अपने बुंदेलखंड से, उरई से, एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाना था, और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं उस समय घर की। तो ऐसा भी था कि जहाँ पढ़ना बहुत महंगा ना हो। वोकेशनल कोर्सेज में सब में मैथ्स वैथ्स पढ़नी पड़ती थी, तो उस तरफ अपनी रुचि थी नहीं। गणित से अपना देवासुर संग्राम चलता है। तो पता चला कि एक विश्वविद्यालय है जेएनयू, जहाँ सस्ते में पढ़ाई हो जाती है, अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम कहा यहीं आ जाते हैं। तो हिंदी का पर्चा भरा, हो गया। पता नहीं कैसे हो गया क्योंकि हमने ग्रेजुएशन साइंसेज में किया है। हाँ। तो हम तो सुपर कमांडो, ध्रुव और नागराज पढ़ते थे साहित्य के नाम पे, जो कि हमको लगता है बहुत अच्छे से लिखी जाती है, मानव मन को खूब पढ़नी चाहिए। मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मैं सब पढ़ता हूँ। मैं चकमक से लेके सरस सलिल से लेके और अम्बर्तो इको तक और मार्केस तक जो हाथ लगता है वो पढ़ता हूँ। जैसे इस समय मैं अष्टावक्र गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मार्क टली ने कुछ अपने रिपोर्टाज लिखे जिनका हिंदी अनुवाद आया, तो वो भी पढ़ रहा हूँ। जब जहाँ जो हाथ लग जाए। तो पता चला यहाँ हिंदी में आ गए, तो हिंदी में 4 सेमेस्टर में कोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, हमको समझ में ज़्यादा वो भी नहीं आता था। उपन्यास और कहानी पढ़ने में बड़ी मौज आती थी। तो 6 हम लोगों को टिकट मिलते हैं लाइब्रेरी के, तो हम जाते थे 6
उपन्यास इशू करवा लेते थे, कुछ क्लासेस भी बंक कर देते थे, आराम से सुबह उठे, नाश्ता किया, पालथी मार के बैठे, या फिर वैसी मुद्रा में बैठते थे जैसे क्षीर सागर में शेषशाही विष्णु बैठते हैं, एक पाँव हल्का सा मोड़ के, टेक लगा के, और एक उपन्यास पढ़ लेते थे, फिर दूसरा पढ़ लेते थे, फिर तीसरा, फिर जाके बदल लाते थे। हमको लगता था यार ये बड़ा सही है, क्योंकि कोई नॉवेल पढ़ने के लिए डांट नहीं मार रहा है और रजिस्टर में रख के कहानी नहीं पढ़नी पड़ रही है। तो वो जो कहानियों की दुनिया थी उसका चाव यहाँ ले आया गुरु, और फिर लगा कि किसी ऐसी दुनिया में चले जाएं जहाँ कहानियाँ सुन पाएं, कहानियाँ कह पाएं और रोजी रोटी भी चले। तो योजना बनी लल्लन टॉप की। तो पत्रकारिता में आ गए, आईएमसी की तरफ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। फिर लल्लन टॉप की तरफ आए। सौरभ, लल्लन टॉप की जब योजना बन रही थी, आपने कुछ मित्रों से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे कुछ शुरू करना चाह रहे हैं? कईयों ने साथ दिया, कईयों ने पीछे हो गए। ये भरोसा था कि अगर मैं लल्लन टॉप नाम से शुरू करूंगा तो एक बड़ा ब्रांड तो बन ही जाएगा। जब आप चीजें शुरू करते हो तो आप ऐसे नहीं सोचते हो कि ये छोटा ब्रांड होगा, बड़ा ब्रांड होगा। एक पड़ाव पे आके आप ये सोचते हो कि अब वो करना है जो करने का मन है, और ये मन आपका कई बरसों से बन रहा होता है। तो वो एक जीवन में ऐसा पड़ाव आया जब लगा कि अब कर ही लें मन की, और ये अपने आप में बड़ा शक्ति देने वाला भाव भी होता है और आश्वस्ति देने वाला भी भाव होता है कि जो जैसा है वैसा कर लो। तो दिल करे कि यार जरूरी तो नहीं कि पत्रकारिता में हमेशा नेताओं के बयान दिखाए जाएं, क्यों ना हम इब्ने इंशा की एक गजल पर भी बात करें। वाह। जरूरी तो नहीं कि हमेशा पत्रकारिता में किसी मशहूर आदमी का कोट ही कोट किया जाए। हमारे कक्का हैं गांव में, बड़ी बढ़िया बातें करते हैं, तो किसी स्टोरी का इंट्रो उनसे भी शुरू हो। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि जो पढ़ते थे अखबारों में या टीवी स्क्रीन पर देखते थे, उनकी भाषा और हम जो नौजवान थे, लड़के लड़कियां, हमारी भाषा मिसमैच थी। सिनेमा में वो भाषा आने लगी थी, दिवाकर बनर्जी की फिल्मों में, अनुराग कश्यप की फिल्मों में, विशाल भारद्वाज की फिल्मों में। इंटरनेट पर वो भाषा दिखने लगी थी, लोगों के ब्लॉग्स में, फेसबुक पोस्ट में। जर्नलिज्म में वो भाषा नहीं दिख रही थी, विषयों में भी वो विविधता नहीं दिख रही थी, टैबू टॉपिक्स अभी भी बहुत सारे माने जा रहे थे। तो लगा करके देख लेते हैं, लोगों को पसंद आ गया। ये लोगों का बड़प्पन है, श्रेय उनका है कि उनको पसंद आया, उन्होंने सराहा, और मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे टीम अच्छी मिल गई। तो मैं एक मुखौटा हूँ, असली शक्ति मेरी टीम है, श्रेय मुझे मिल जाता है। जो आपने भी बात की कि भाषा बदल तो रही थी लेकिन वो जर्नलिज्म में नहीं आ रही थी, इस बात को कई लोग इस तरह से कहते हैं कि अभी भी समाज जिस तरह से बदल रहा है सौरभ, साहित्य हमारा उस तरह से नहीं बदल रहा है। कोर जो साहित्यकार हैं वो लोग इस बात को मानते हैं। मैं उसी साहित्यिक भाषा में आपके इंट्रोडक्शन की तरफ आ रहा हूँ। आमतौर पर जर्नलिज्म की क्लासेस में सिखाया ये जाता है कि इंट्रो जितना छोटा दें उतना ज़्यादा बेहतर, और जितना इंटरव्यूअर कम फुटेज खाए और इंटरव्यू जो देने आया है उसका जितना ज़्यादा चर्चा रहे वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। आपके केस में ये हुआ उल्टा, इंट्रोडक्शन हुए खूब लंबे। ये क्या धारा पलटने की कोशिश थी, या ये था कि नहीं कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, अगर लह गया तो लह गया? जिस दिन जर्नलिज्म की क्लास में ये पढ़ा रहे थे कि इंट्रो छोटा होना चाहिए, मैं क्लास बंक करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने गया। तो ये सबक मुझ तक नहीं पहुंचा। दूसरा, लीक छोड़ तीन चले, शायर सिंह सपूत। किसने ये तय किया कि इंट्रो छोटा होना चाहिए? अंतर तो पब्लिक तय करेगी ना। तो कोशिश ये होती है कि उन 2, 4, 5 मिनट में जो अगले 2 घंटे बात होने वाली उसकी झांकी आपको दिख जाए कि ये जो व्यक्तित्व आपके सामने बैठा है इसके कितने शेड्स हैं, ये किन किन पड़ावों से होके गुजरा है। दूसरा, आपने गौर किया होगा, इंट्रो लंबा होता है पर उसके बाद सिर्फ सुनने का काम होता है। हाँ। बिल्कुल टोका नहीं जाता। कई गेस्ट तो फिर चकित होते हैं, बोले ये पूरा का पूरा जाएगा? हमने कहा हाँ जी। बोले पर मैंने तो ये जवाब इतना लंबा दिया। मैंने कहा हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। एडिटर टोक देता है, कह रहे सर मोनोलॉग जा रहा है। लल्लन टॉप में ऐसा नहीं होता है। सबको महीने के आखिरी में तनख्वाह चाहिए। नहीं, एडिटर भी टोक देते हैं अगर उनको लगता है कि कुछ बोरिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है। वो तो, और जब जवाब हमें ऐसा लगता है कि बहुत डिरेल हो रहा है या बोरिंग हो रहा है तो हम खुद ही इंटरवीन करते हैं। तीसरा क्या होता है कि
संपादकों को पता होता है बाद में उनको कौन ही सुनेगा, सुनने तो उस व्यक्ति को आए हैं। सही बात है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हंसों की पंगत होती तो कौआ बैठ जाता है कि रुको पहले बैठ के देखते हैं इंतजाम ठीक है कि नहीं है। तो अपन वो कौआ है, पहले बैठ के देख लेते हैं इंतजाम ठीक है, और उसके बाद हंसों का वचन चलता है। ये अंजुम हाँ, माना जाता है इंट्रो ऐसा हो, रील देखते हैं लोग लॉन्ग फॉर्म क्यों हो। मुझे लगता है कि ये बहुत सारी जो चीजें मान ली गई हैं, बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए, माता पिता का हमेशा कहना मानना चाहिए, अपने जाति धर्म में शादी करनी चाहिए, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना चाहिए, सेफ करियर, ये क्यों मान ले भाई। हमारे पुरखे ने नहीं माना, आपके पुरखे, हमारे आपके एक पुरखे थे, कुछ 1 अरब साल पहले की बात है, उनका नाम था अमीबा। बढ़िया उनकी मस्त लाइफ चल रही थी, बहुत एकदम चिल लाइफ थी। सुबह उठते थे, कंपनी गार्डन घूमने जाते थे, दूसरे अमीबा लोग मिलते थे, हेलो हाय होती थी, करेले का जूस पीते थे, योगा करते थे, दिल किया पबजी खेला, दिल किया पब में चले गए, दिल किया जिससे जी लगा उसके साथ रह लिए, सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा था। पर वो खुश नहीं थे क्योंकि वो मानते चले आ रहे थे कि अमीबा को ऐसा होना चाहिए। एक दिन उनके अंदर कॉम्प्लेक्स थॉट आया, बोले यार ये कोई जिंदगी है, कुछ और करते हैं, तूफानी करते हैं। वो पैरामीशियम बन गए, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई उनके अंदर, एंड दिस इज हाउ इवोल्यूशन स्टार्टेड। क्यों मान लें भाई, हमारा रास्ता है, हम खुद तय करेंगे। तो ये आपने देखा होगा न्यूज रूम में लोग डेटा लेके आते हैं कि साहब डेटा ये दिखा रहा है। अरे डेटा तो जो हो चुका है वो दिखा रहा है ना, नया क्या, आपने क्या कोशिश की। डेटा ये दिखा रहा है कि हिंदी के लोग विज्ञान की खबरें नहीं देखते हैं, या हिंदी के लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की खबरें नहीं देखते हैं, नहीं देखते क्योंकि आपने दिखाई नहीं रोचक ढंग से। डेटा ये कह रहा है कि आधे घंटे की डिबेट देखते हैं, 3 घंटे का नेता नगरी कौन देखेगा, हम 1.5 घंटे का नेता नगरी करते हैं, आधे हेट कमेंट आते हैं, इतना छोटा क्यों किया। आपको नए रास्ते, नए विधान खोजने पड़ेंगे, वो ये बता दिया गया वाले से खेल नहीं चलता। अभी जब हम आ रहे थे स्टेज पे तो एक स्टूडेंट ने बोला सर ये पूछ लीजिएगा कि मुश्किल सवाल कैसे पूछे जाते हैं, किसी भी नेता से या किसी और से मुश्किल सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इसका एक जवाब तो जो तत्काल मेरे जहन में आया, जो कि मैं आमतौर पर कहता भी हूँ, कि भाई जब आपको सामने वाले से कुछ चाहिए नहीं, हाँ, तब आप सामने वाले से जो चाहे वो पूछ सकते हैं। द मोमेंट यू रियलाइज कि मुझे उससे बदले में ये चाहिए, आप वहां पर उसकी वाहवाही करेंगे, आप सवाल पलट देंगे, आप मुश्किल सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे। सौरभ द्विवेदी के लिए सत्ता वर्ग से जब सवाल पूछे जाते हैं तब जहन में क्या चल रहा होता है। किसी का भी इंटरव्यू करना, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, फिल्म स्टार हो, ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसके प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, पर उस टाइम आप, क्योंकि जैसे आपने सवाल पूछा, अब मैं स्क्रिप्टेड तो है नहीं ये, करेक्ट, आई कैन अश्योर यू, कुछ इंटरव्यू स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। तो अरे सच में नहीं होते हैं, नहीं होते, कुछ नहीं होते हैं, संगत के तो एकदम नहीं होते जी। तो आप अपना जवाब फॉर्मुलेट करो, जो इंटरव्यू कर रहा है ना, अब उसको सीमलेस भी दिखाना है कि बातचीत कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं कि अच्छा फेवरेट गाना बताओ, आपने गाना बताया, उसके बाद अच्छा तेरा का पहाड़ा सुनाओ, यू डोंट डू दैट जंप नहीं करते, हाँ। है ना। तो आप गौर से बातचीत सुन रहे हो, आपके पास अपनी रिसर्च भी है, और आपको ये भी कि मुझे इतने पॉइंट्स कवर करने हैं। तो एक रियल टाइम एक्ट चल रहा होता है। इंटरव्यू जो करते हैं लोग, खासतौर पे पॉलिटिकल इंटरव्यू करते हैं, सबकी अलग अलग शैलियां होती हैं। जब मैं इंटरव्यू करने बैठता हूं तो मेरा जो पहला मकसद होता है कि ये जो पॉलिटिशियन भीतर से है, बस ये बाहर आ जाए। यही होना चाहिए। आई एम नॉट देयर टू ह्यूमिलेट एनीबडी। किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू करते हुए मेरा मन ये नहीं होता कि मैं इसको अपमानित करूं, इसको कॉर्नर कर दूं, नहीं। पर जहां जवाबदेही, वहां बात आ जाए, सब बातें कवर हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा इसका जो ओरिजिनल है वो बाहर आए। कई दफा इसमें सफल होते हैं, कई एक दफा जनता की नजर में उतने सफल नहीं भी हो पाते हैं, पर इट्स हमेशा एक लर्निंग रहती है ये। अगर आप किसी मुख्यमंत्री के पास या किसी नेता के पास ट्रांसफर, पोस्टिंग या दूसरे प्रलोभनों की पर्ची लेके नहीं जाते हो, तो आपको क्यों डर होगा। तो ना आप किसी गैलरी के लिए खेल रहे हो, ना आपका कोई हिडन एजेंडा है, आप जानना चाहते हो, सवाल है तो आप पूछोगे और वो जवाब भी देगा। और होता है कि आप
उस सवाल को कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हो। ये जरूरी नहीं कि सारे मुश्किल सवालों को अपमानजनक ढंग से, तंज में ही या कठोर भाषा में, आप आराम से भी वही चीज पूछ सकते हो, मुस्कुरा के भी वही चीज पूछ सकते हो। सौरभ, नई पीढ़ी बहुत यहाँ पर आपको इस समय सुन रही है और मैं जो चेहरे नई पीढ़ी सुनते एक तो ऐसा वजन आता है ना, लगता है कि अब हम जाके पुरानी डाई पीढ़ी। खरीदी, अब बालों में कलर करवाने ही लगूं। मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ पहले यहाँ से, आप में से जो सवाल पूछना। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि हमें अपने जीवन में जो फैसले हैं वो खुद लेने चाहिए, और जो हम अगर जीवन में कुछ भी नया सोचते हैं या नया करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा को मनाए तो मनाए कैसे, चाहे वो स्टडीज़ में कुछ नया हो या फिर आप अपने हिसाब से कहीं इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं। मैं वैभवी जी पहले ही समझ गया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं भी इस मुश्किल से दो चार हुआ। जी। अब्बा माने आप इंटर कास्ट मैरिज करना चाहती हैं, मैं कर चुका हूँ 12-13 बरस पहले। मुश्किल तो होती है क्योंकि वो लोग एक लंबे समय से एक ढंग से जीवन जी रहे हैं और एक वो अज्ञात दबाव लेके जीते हैं कि समाज क्या कहेगा। तो अव्वल तो आप उनको समझाइए कि उनके सुख और दुख में वो अदृश्य समाज बाद में आता है, उनकी औलादें पहले आती हैं। दूसरा, विज्ञान का एक नियम है, हम शंकर को पूजने वाले देश के लोग हैं। चीज़ें जितनी संकरित हों, जितनी हाइब्रिड हों, उतना ही बेहतर होती हैं। वरना बगीचे में सारे फूल गेंदे के होते, वरना भाई बहन की शादी अलाउ होती, पर वो अलाउ सबसे पहले इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी वजह से कई जैविक वैज्ञानिक आपके बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, मेडिकल इश्यूज हो जाएंगे, है ना। और तीसरी बात, दुनिया के सारे माता पिता दुनिया की सारी सही बातें मानते भी नहीं है, तो इतना लोड भी नहीं लेना है। तुम्हें अगर लगता है कि तुम अपने फैसले को लेकर कन्विंस हो तो आगे बढ़ो। माता पिता से खूब प्यार करना है, उनका खूब सम्मान करना है, लेकिन उनकी गलत बातों को सही करार नहीं देना है अपने दिमाग में। जी। अगर आपके माता पिता या गुरु आपके जेंडर की वजह से आपको कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं या आपकी भाषा के स्तर पर कोई इस तरीके का भेद करता है या आपकी लाइफ चॉइसेस को लेकर करता है, तो आपको एड़ियां गड़ा के प्रतिरोध करना होगा, क्योंकि आपके पहले की पीढ़ी ने प्रतिरोध किया है। ठीक है, तो इसलिए आपको भी ये अपने बाद की पीढ़ी को थोड़ा सा बेहतर दुनिया देनी है, और वो थोड़ी सी बेहतर दुनिया अपने घर से, अपने कमरे से शुरू होती है। ठीक है, तो पिताजी मान जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मान जाएं तो बाद में मान जाएंगे। बाकी हमारा नंबर दे देना, हम समझा देंगे उनको। थैंक यू सर। अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल आपसे मिस्टर द्विवेदी ये है, एज ए जर्नलिस्ट, जब यूथ की जिम्मेदारी आप देख रहे हैं और जिस तरीके का जर्नलिज्म यहाँ पे चल रहा है और जो मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है लोगों की एट प्रेजेंट, जिस तरीके का जर्नलिज्म हो रहा है, और आपका जो पैटर्न है, जो आपने फॉर्मेट बदला है, और यहाँ पे आपने साहित्य की बात करी, आपने लैंग्वेज की बात करी, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल जर्नलिज्म में हो रहा है, जिस तरीके की ज़बान हम पहले टीवी रेडियो से हम ज़बान सीखते थे, जिस तरीके से वो बात करते थे, वो लहजा, वो लबो लहजा, वो अल्फाज हम सीखते थे, तो उससे हम अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करते थे। तो लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आजकल का जो जर्नलिज्म है वो हमारी ज़बान भी ख़राब कर रहा है, और जब ज़बान ख़राब होती है तो रिश्ते ख़राब होते हैं, और जब रिश्ते ख़राब होते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, और मेंटल हेल्थ इस हद तक ख़राब हो जाती है कि कभी कभी कुछ लोग अपनी ज़िंदगी भी गंवा देते हैं। शुक्रिया। मैं पूरे सम्मान पूर्वक आपकी ये जो निष्पत्ति है कि जर्नलिज्म की भाषा से लोग जीवन खत्म कर लेते हैं, ये जो आपने आखिरी में कंक्लूड किया, मैं इससे असहमत हूं। दूसरी बात, जहां पर आपको लग रहा है कि भाषा खराब है, उसको मत देखिए। यू हैव द रिमोट। जब आप नहीं देखेंगे तो भाषा सुधर जाएगी, उनकी मजबूरी हो जाएगी। बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास, और रिमोट हमेशा आपके हाथ में, चॉइस हमेशा आपके हाथ में है। जब आप सही चॉइसेस करोगे, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, देवी जी इजाजत हो तो। हाँ प्लीज। एक गली में 5 दुकानें थी दोस्तों। पहली दुकान पे बड़ी भीड़ लगती थी, लिखा था यहाँ शुद्ध घी मिलता है, हर कोई वहीं जाता था। कुछ दिनों में उनका धंधा कुछ कम हो गया, क्योंकि बगल में एक ने दुकान खोली, उसमें लिखा यहाँ 100% शुद्ध घी मिलता है, लोग वहां जाने लगे। तीसरी दुकान खुली, उस पर लिखा यहाँ
100% शुद्ध घी मिलता है, मशीन रखी है, जांच लो। भीड़ वहां जाने लगी। चौथा हुआ, उन्होंने कहा यार यहाँ पे इस जगह पे फलाने धर्म फलाने बाबा जी के लोग ज्यादा हैं, उन्होंने कहा कि इनके द्वारा प्रमाणित घी मिलता है, वहां भी दुकानदारी बढ़ गई। फिर वहां पे एक 5वां प्रतिष्ठान खुला और सारी भीड़ कुछ ही दिनों में या ज्यादा भीड़ वहां जाने लगी। उस प्रतिष्ठान पर लिखा था यहां घी मिलता है और नीचे लिखा था घी शुद्ध ही होना चाहिए। पत्रकारिता की भाषा तमीजदार ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो शुद्ध घी मिलता है, अशुद्ध घी क्यों मिलना है भैया? तो व्हेन यू विल स्टार्ट, देखिए बड़ा आसान है मेरे लिए भी यहाँ कहना, कई लोग कह भी देते हैं इसको मत देखो उसको मत करो। कहाँ से आते हैं ये? हम ही लोग तो कंज्यूम करते हैं। ये नेता, ये ब्यूरोक्रेट अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। भाई कोई ब्यूरोक्रेट होगा ना जिसने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, तो उसने भी मेहनत की होगी ना। वो ऐसा तो नहीं होगा कि साहब के लिए पानी लेकर आओ, साहब टांग पे टांग चढ़ाए बैठे हैं डल्लब के गद, ऐसा नहीं होगा ना। सो देयर आर पीपल हु आर वर्किंग, राइट? यू नीड टू इन्वेस्ट इन राइट पीपल, यू नीड टू पुट योर फेथ इन राइट पीपल। सौरभ द्विवेदी क्या चुनाव लड़ेंगे 2024 लोकसभा? अभी तक तो ऐसी कोई योजना नहीं है। इट्स कॉल्ड ओपन एंडेड रिस्पॉन्स। अभी की जो योजना है वो ये है कि कल जाऊंगा, अपनी टीम के साथ बैठूंगा, किन 10 विषयों को लेके हमारी रिपोर्टर्स की टीम देश में जाएंगी, उनका टूर प्लान क्या होगा, सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों के किन नेताओं के इंटरव्यू करने हैं, उस इंटरव्यू की विस्तृत रिसर्च, उसमें जो कमी पेशी है उसको दुरुस्त करना। हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं और हम नेताओं से वैसे ही मिलते हैं जैसे बाकी मित्रों से मिलते हैं। कई नेताओं से मित्रता भी हो जाती है। हमारे घर में जब भागवत का कार्यक्रम हुआ तब सभी दलों के लोग आए। चूंकि मंत्रियों के साथ लाव लश्कर ज्यादा होता है तो वो ट्वीट लोगों को ज्यादा दिखे। सभी दलों में हमारे मित्र हैं। जो नहीं आ पाए वो बाद में मिले, किसी के फोन आए। तो मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल मेरी चुनाव लड़ने की या भविष्य में भी चुनाव लड़ने की अभी कोई योजना है। पत्रकारिता करने में बड़ी मौज आ रही है। प्रस्ताव तो आए होंगे जी, प्रस्ताव आते हैं, सब तरह के प्रस्ताव आते हैं और आते भी रहने चाहिए सब तरह के प्रस्ताव। नहीं चाहिए हाँ। क्योंकि इससे आपको अपनी चारित्रिक दृढ़ता का पता चलता तो है। इंतजार कर रहे हैं कि पसंदीदा पार्टी से नहीं आया है मुझे या नहीं जो पता चाहते कि हैं उस सीट से नहीं मिल रहा है। पार्टियां, हाँ बजा लो बढ़िया मोमेंट है। कुछ धप्पा जाना भी चाहिए, हर चीज पे तुरंत काउंटर थोड़ी देना है। वही ममता जी की रील क्यों वायरल हो, ये क्यों ना हो? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं लोकसभा या राज्यसभा में सीट पाने की दृष्टि से पत्रकारिता कर रहा हूं और इसीलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आगत भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि ये रील भी वायरल होगी, इसलिए हंसी मजाक इतर सौरभ द्विवेदी 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी राजनीतिक दल से, जो भी आपको लग रहा हो मेरा पसंदीदा दल है, उससे भी और किसी भी पसंदीदा सीट से लड़ने नहीं जा रहे हैं। यही हूं, आप लोगों के सवाल पूछूंगा, नेताओं से पूछूंगा, हंसते मुस्कुराते हुए पूछूंगा, जवाब नहीं मिलेगा तो काउंटर क्वेश्चन भी पूछूंगा 2024 में भी, और सांस लौटती रही तो उसके आगे। मेरा जन्म जिस जाति में हुआ, मतलब मुझे जन्म के बाद जो बताया गया कि मेरी ये जाति है, क्योंकि हमारे माता पिता की जाति है वो जनरल कैटेगरी में आती है। मैं जिस लोकसभा से आता हूँ वो सुरक्षित है और जिस विधानसभा से आता हूँ वो भी सुरक्षित है। तो तकनीकी तौर पर मैं अपनी पसंदीदा जो सीटें हैं जो मेरी सुरक्षित है, हाँ वो सुरक्षित हैं दलित समाज से आने वाले भाइयों और बहनों के लिए। पॉइंट 1 पर लोग तो सीटें बदलते भी हैं, नए पुराने नाते बनते हैं, पर मेरी उसकी भी कोई संभावना नहीं है सौरभ। फिलहाल सवाल फिर भाई इसका जवाब न भी दें चलेगा, जैसा कि हमने कहा भी था शुरू में कि सवाल पूछे कैसे जाएं, उस पर भी बात होनी चाहिए। लल्लन टॉप आपने शुरू किया, लल्लन टॉप आज जिस ऊंचाई पर है, आपको लगता नहीं है आपकी जो इमेज बनी वो लल्लन टॉप ब्रांड को ओवरशैडो कर रही है?
बाकी चेहरे उस मुकाबले सामने नहीं आ रहे हैं जैसे सौरभ द्विवेदी का चेहरा सबके सामने आया। मुझे लगता है मैं इस ऑब्जर्वेशन से पार्शली एग्री और पार्शली डिसएग्री करता हूं, क्योंकि मैं सबसे पुराना चेहरा हूं जो कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए मेरी विजिबिलिटी ज़्यादा है और मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम एंकर करता हूं जिनकी व्यूअरशिप ज़्यादा, जिनकी रीलें अब ज़्यादा कटती हैं, तो इस वजह से ऐसा है। लेकिन वो ऐसे पाई चार्ट सा बन जाता है ना, ऐसे स्टैक वाला कंपैरिजन होता है, तो मेरा स्टैक फिलहाल थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए वो ओवरशैडो हो जाता है, पर वो उनके प्रति अन्याय भी है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ, इसीलिए मैं बार बार टीम की बात करता हूँ, आपको एक चेहरा दिख रहा है जिसने बात की, पर एक व्यक्ति है जो उस वीडियो को एडिट करेगा, एक है जो उस पर ग्राफिक्स लगाएगा, एक है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, एक है जिसने उसकी रिसर्च की, एक है जो गेस्ट मैनेजमेंट में है। ये बहुतों की सम्मिलित मेहनत है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो चेहरा दिख रहा है सारा श्रेय उसी को जाए। ये शिकायत दर्शकों से भी बहुत आती है कि बाकी एंकर भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं हड़काता भी खूब हूँ ना, कॉपी नहीं मतलब होना मुझे चाहिए। लिटरली एक डिक्री जारी करनी पड़ेगी कि गमछे पहनना बंद कर दो, काहे से कि हम पहनते हैं नहीं, लोगों में भी लग जाएगा, हमको लग रहा है कुछ दिन में। गमछा।